ट्रंप की सनक कहीं न कहीं दुनिया को खतरे में डाल देगी। ईरान में जो कुछ ट्रंप ने किया है, वो उनकी ट्रंप की सनक का नतीजा दिखाई दे रहा है। ईरान की जंग से अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है, युद्ध कैसे खत्म होगा, इसका कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप कई बार अपना बयान बदल चुके हैं। जिस तरह से अमेरिका की हालत आज ईरान के जंग में है, वो आप देख रहे हैं। शीतर जी, हम ये भी एक चीज़ ज़रा भी हमें ये भी समझाइए कि वो जो लेके चले थे कि रिजीम को बदलेंगे और जनता को नई सरकार देंगे जिससे जनता के हक और हुकूक मिले, ऐसा नहीं हुआ है लेकिन अमेरिका में विरोध होना शुरू हो चुका है। बहुत आसानी से जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्होंने उठवा लिया, वैसे ही उन्हें लगा था कि हम ईरान में भी वैसा ही सत्ता परिवर्तन करके अपने पसंदीदा कठपुतली सरकार वहां बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अमेरिका के पास, खासकर ट्रंप के पास, इस जंग में जाने का कोई भी प्लान नहीं था। कहीं न कहीं ये जो जंग, आज 14 दिन हो गए इस जंग को, और जिस तरह से जंग खिंचती चली जा रही है, उससे ये लग रहा है कि दुनिया परमाणु हमले के खतरे के करीब है। ट्रंप इस सेना के कारण पूरे देश में तेल की सप्लाई की चेन ठप हो गई। ट्रंप की स्थिति यहां से वो और और खराब होने वाली। बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करने अब ट्रंप के हाथ में नहीं रह गया। उसका एक ही रास्ता है कि ईरान का जंग खत्म किया जाए। ईरान के प्रशासन ने, जो भी ईरान के हुक्मरान हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी हमारे साथ हुआ है, इसका हम तरीके से बहुत तगड़ा बदला लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। तकरीबन 14 दिन से ज्यादा हो गए हैं ईरान युद्ध के। इजराइल और अमेरिका ने साथ मिलकर ईरान पर हमला किया और वहां पर उनके सुप्रीम लीडर अली खमेनी मारे जाते हैं। पूरी दुनिया में विरोध हो जाता है, पूरी दुनिया कहने लगती है कि ये अमेरिका और इजराइल ने गलत किया। लेकिन ये गलती क्यों हो गई? इज़राइल का तो चलिए जान सकते हैं कि इज़राइल को कुछ पड़ोस का चक्कर हो सकता है, आपस में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसके चलते इज़राइल का तो शुरू से चल रहा था पैलेस्टीन का। लेकिन अमेरिका जैसे देश ने ये कदम कैसे उठा लिया? क्या आपने कभी सोचा है इस पर? डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव जीते थे, ये कहते हुए कि हम अमेरिका को युद्ध में नहीं उतारेंगे और उन्होंने अमेरिका को युद्ध में उतार दिया। एक इतना बड़ा देश, उसका इतना बड़ा नेता ये गलती करता है या सोची-समझी रणनीति के तहत करता है, आज हम यही समझेंगे और इसको समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे बराबर की विंडो में वरिष्ठ सहयोगी हमारे श्रीधर जी हैं। श्रीधर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस युद्ध को 14 दिन के करीब हो गए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं? जो मुझे हैदर भाई समझ में आ रहा है, वो जो शुरू से जहाँ ट्रंप के आने के बाद से एक स्थिति साफ थी कि ट्रंप की सनक कहीं न कहीं दुनिया को खतरे में डाल देगी, और वही होता दिख रहा है। ईरान में जो कुछ ट्रंप ने किया है, वो उनकी ट्रंप की सनक का नतीजा दिखाई दे रहा है। इसमें कोई दिशा नहीं। आखिर ईरान की जंग से अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। युद्ध कैसे खत्म होगा, इसका कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप कई बार अपना बयान बदल चुके हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है इस जंग को कहां पे लेकर जाएंगे। और उनके मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था कि उनके जो मंत्री हैं, वो ये कह रहे थे कि अमेरिका इराक में अपना हाथ जला चुका है, वैसा ईरान में नहीं करेगा। ये रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा था। और फिर उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका की हालत आज ईरान के जंग में है, वो आप देख रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो ये सोच रहे थे ट्रंप कि हम खामनेई के खात्मे के बाद
उनको ये अंदाज़ा था कि अब ईरान जो है पूरी तरह से उनके कब्ज़े में चला जाएगा और वो बहुत आसानी से जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्होंने उठवा लिया, वैसे ही उन्हें लगा था कि हम ईरान में भी वैसा ही सत्ता परिवर्तन करके अपने पसंदीदा कठपुतली सरकार वहाँ बनाने में कामयाब हो जाएँगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। को इसका ये मतलब है साफ-साफ समझ में आता है कि अमेरिका के पास, खासकर ट्रंप के पास इस जंग में जाने का कोई भी प्लान नहीं था और उनकी सनक ने अब आपको बता दूं, उनकी सनक के कारण अब पूरी दुनिया में मैं तो मतलब मुझे जो अंदाजा लग रहा है, अभी मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें यह पता चला कि खाड़ी देशों के कुछ देश भारत की उन दवा निर्माता कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर वॉर के दौरान किन दवाओं का इस्तेमाल होता है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इतनी तादाद में, भारी तादाद में हमको आप उस दवा का की आपूर्ति कर पाएँगे? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये जो जंग आज 14 दिन हो गए इस जंग को और जिस तरह से जंग खिंचती चली जा रही है, उससे ये लग रहा है कि दुनिया परमाणु हमले के खतरे के करीब है। ये उससे एक अंदाजा लग रहा है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से खाड़ी के देशों ने भारत की दवा निर्माता कंपनी से संपर्क करके पूरी जानकारी और श्योरिटी हासिल की है कि क्या इतनी तादाद में आप हमको वो दवा दे पाएंगे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं खाड़ी देशों में बहुत ज्यादा बेचैनी है और बहुत ज्यादा आशंका से वो ग्रसित है। और यही नहीं, आप खुद देखिए पूरी दुनिया में ट्रंप ने तेल ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, जो मतलब इसका कोई अंदाजा नहीं था। अमेरिका अमेरिका कई एक्सपर्ट तो ये कह रहे थे कि इसके तो जिस तरह से अमेरिका की इस मुझे जो लगता है अदूरदर्शिता और ट्रंप की सेना के कारण पूरे देश में तेल की सप्लाई की चेन ठप हो गई। मैंने बहुत बड़े और सोचिए कि ट्रंप के बारे में कहावत है हमारे यहाँ कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दुबे जी बनकर रह गए। तो मुझे लगता है कि ट्रंप की स्थिति यहाँ से वो और और खराब होने वाली, क्योंकि उनको अब एस्केप रूट चाहिए। इस युद्ध से निकला कैसे जाए? क्योंकि हर रोज जो मेरे पास आंकड़े हैं हैदर भाई, वो ये कह रहे हैं कि कम से कम नहीं तो पर डे अमेरिका जो है इस युद्ध में कम से कम नहीं तो ये हजारों डॉलर पानी की तरह पैसा बहा रहा है। और अगर ये जो पैसा अमेरिका बहा रहा है, ये अगर इसी तरह जंग जारी रही, तो आप सोचिए कि इसका जो बोझ है, वो एक तो अमेरिका की जनता पर सीधे-सीधे पड़ेगा, टैक्स के रूप में। उसके बाद जो टैरिफ का आतंक पूरी दुनिया में ट्रंप ने फैलाया है, निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। आखिर ये पैसा आएगा कहां? यही नहीं, अमेरिका पहले से ही भारी कर्ज में है। अपने वित्तीय घाटे को कवर करने के लिए अमेरिका और ट्रंप प्रशासन के पास सिवाय कर्ज लेने के कोई चारा नहीं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस ईरान का जंग मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी खत्म होने वाला है। और अमेरिका बहुत बड़े कर्ज के दबाव में फंसने वाला है और ऑलरेडी वो कर्ज के दबाव में फंसा हुआ है और वहां की जनता पर टैक्स का भारी भरकम बोझ पड़ने वाला है। पूरी दुनिया में गैस और तेल का संकट खड़ा कर दिया है ट्रंप ने। नतीजा देखिए, अब इस हड़बड़ाहट में वो क्या कर रहे हैं। कल तक जो ट्रंप प्रशासन रूस से तेल लेने को मना कर रहा था, दुनिया भर की पाबंदियां अपनी शर्तों पर कह रहा था, आज वही ट्रंप प्रशासन ने दुनिया के देशों को रूस से तेल खरीदने की छूट दे दी। क्यों? क्योंकि तेल की बढ़ती महंगाई पर कंट्रोल करने अब ट्रंप के हाथ में नहीं रह गया। उसका एक ही रास्ता है कि ईरान का जंग खत्म किया जाए।
लेकिन अब क्या हो गया है, अब ईरान के प्रशासन ने, जो भी ईरान के हुक्मरान हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी हमारे साथ हुआ है, इसका हम तरीके से बहुत तगड़ा बदला लेंगे। अब वो बदला लेने पर उतर आए हैं, और जब वो बदला लेने पर उतर आए हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अमेरिका के पास अब वो तरीके खोजने होंगे कि कैसे इस जंग से बाहर निकले। क्योंकि आपने किसी देश के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी है, बम गिराकर मार दिया है, 50 से ज्यादा वहां के टॉप कमांडर्स को आपने मार दिया है। इसका मतलब ये है, और वो भी खामनेई सिर्फ सत्ता के चेहरे नहीं थे, वो स्थानीय लोगों के, वहां के सबसे बड़े धर्मगुरु थे, उनके मसीहा थे, उनके भगवान के तौर पर उनकी पूजा थी। अब ये सोचिए कि अब जो उनके समर्थक होंगे, जो अब वो उसको किस तरीके से इस बदले को अंजाम देंगे, इसकी कल्पना क्या होगी, ये या तो वही बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका को देखिए इसका अंदाजा ही नहीं था कि ये जो उन्होंने, उनको ये लगा कि हम अगर टॉप के लीडर्स को खत्म कर देंगे, तो पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। लेकिन उनकी तैयारी देखिए, उन्होंने सालों पहले, उनको ये अंदाजा था, जब इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका ने जिस तरह टॉप लीडर्स को मारकर वहां कब्जा कर लिया था, तो ईरान को इसका अंदेजा था कि तेल के लालच में और डॉलर की सनक में कोई ट्रंप जैसा आदमी एक दिन आएगा और वो इस तरह की हरकत करेगा। और यही हुआ। तो इसके लिए उन्होंने अपने जो डिफेंस सिस्टम है, अपने जो देश को चलाने का सिस्टम है, उसको कई लेयर्स में बांट रखा है। जो रिपोर्ट्स कहती है, वो ये कहती है कि इसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस सिस्टम। ये पूरी तरह से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स से जुड़ा हुआ है। वो इसको पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग करती है, और ये जहां पे भी अगर कोई टॉप लीडर खत्म होता है, तो इन्होंने, ईरान ने हर पोस्ट के लिए 4 बैक टू बैक उत्तराधिकारी पहले से तय करके रख दिए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई टॉप लीडर खत्म होता है, शून्य जैसी रिक्तता नहीं आएगी, क्योंकि निर्णय लेने वाला कोई ना कोई आदमी वहां पे पहले से तय है। तो इसलिए इतनी क्योंकि अब इसका मतलब ये है कि ईरान बहुत लंबे समय तक अमेरिका को इस जंग में उलझा कर रखना चाहता है। और कैसे-कैसे बटा है? जैसे रेगुलर आर्मी है, एयर डिफेंस सिस्टम है, और बिसिड मलेशिया है, 31 प्रांतों में बटा हुआ है। लोकल कमांडर्स के पास पावर है, ऑटोनॉमस पावर है उनके पास, नौसेना है, मिसाइल फोर्सेस को संचालित करने के लिए अलग से लोग हैं, कमांडर्स हैं, और उनके पास ऑटोनॉमस पावर है। और फिर यही नहीं, इसके बाद अगर ऐसी कोई गड़बड़ी आती है कि देश में अगर स्थिति नहीं संभल रही हो, तो हिजबुल्लाह और हूती जैसे देश के बाहर भी संगठन मौजूद है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अमेरिका को लंबे समय तक ईरान युद्ध में उलझाए रखेगा। उलझा जीत तो पाएगा नहीं, हमें ईरान को यह बात पता है कि वो अमेरिका से जीत नहीं पाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर अमेरिका लंबे समय तक इस युद्ध में उलझा रहा, तो यकीन मानिए उसके संसाधनों पर बहुत तगड़ी चोट होने वाली है, जिससे उबरने में उसको बहुत, जैसे अब छोटे सिर्फ 14 दिन में ही पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो गया। अमेरिका का भविष्य मुश्किल में दिखाई दे रहा है। अंदाज एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं कि अगर 130 और 150 डॉलर प्रति बैरल तेल हो गया, तो अमेरिका के हाथ-पांव फूलने लगेंगे। और ये भी एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर ईरान ने इस युद्ध को लंबा खींचने में कामयाब रहा, तो महंगाई की जो दर है, वो 4.1% तक पहुंच जाएगी। यानी खाने-पीने के दाम बढ़ जाएंगे। आम जीवन अमेरिका का, इस तरह, एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका और ट्रंप की सनक ने वहां के स्थानीय लोगों को और पूरी दुनिया को बहुत बड़े मुश्किल में, अब आप सोचिए हैदर भाई, मैं ये देख रहा था कि 14 दिन में जो अमेरिका ने जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान में ये देखिए आपको जैसे मिडिल ईस्ट में
मिडिल ईस्ट में उसके 22 में से ईरान ने कोई शक्ति नहीं है ईरान के पास, बहुत कमज़ोर है। लेकिन 22 में से 17 जो सैन्य अड्डे हैं, जिसमें एयर बेस और तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो ईरान ने डैमेज कर दिया है। करोड़ों की लागत, अरबों की लागत से बने सैन्य अड्डे, वो खराब हो। उनके अमेरिका के 8 सैनिक मारे गए, 150 से ज़्यादा सैनिक घायल हो चुके हैं। इसमें कुवैत के 4, बहरीन का नेवी का हेडक्वार्टर यूएस का, सऊदी अरब का एयरबेस, कतर का एयरबेस, यूएई के 2 अड्डे, जॉर्डन का एयरबेस, इराक का एयर मतलब पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान ने माने बहुत अमेरिका की ताकत के सामने बहुत कम ताकत है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट को दहला कर रख दिया है। पूरे मिडिल ईस्ट का जनजीवन ईरान ने तहस-नहस कर दिया है। यही नहीं, 6 से ज्यादा अमेरिका के दूतावास को तबाह कर दिया है। अमेरिका के 3 फाइटर जेट्स मारे गए हैं। आज तो मैं पढ़ रहा था, अभी इसकी खबर की पुष्टि मुझे है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो तेल भरने वाला जो उनका एक जहाज है, उसको भी ईरान ने मार दिया। और सबसे बड़ी आज की जो खबर है वो ये है कि जो अब्राहम लिंकन जो उनका एयर कैरियर जो उनका सबसे बड़ा जहाज है, युद्धपोत है, उसको भी ईरान ने डैमेज कर दिया है। सोचिए कितना बड़ा नुकसान, और ये अब अमेरिका की तरफ वापस लौट रहा है। मतलब कितना बड़ा नुकसान ईरान ने किया है कि अब आप सोचिए, अब ईरान 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 क्या कर रहा है? ईरान के पास क्या है? 18 लाख 50 लाख के वो हैं क्या? ड्रोन। उन ड्रोन के जरिए जो अमेरिका के महंगे-महंगे इंटरसेप्ट मिसाइल हैं, वो एक-एक मिसाइल 27-27 करोड़ के हैं। माने 14-15 लाख के ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका के तरकश से 27-27 करोड़ के मिसाइल खर्च हो रहे हैं। और इसमें अमेरिका ने अब तक जो ड्रोन दागे हैं, 11 एमक्यू 9 रीपर ड्रोन उनके नष्ट हो गए हैं। 11 एमक्यू 9 रीपर ड्रोन नष्ट हो गए हैं, और एक ड्रोन की कीमत 250 करोड़ रुपए है। मैंने अमेरिका का ड्रोन 250 करोड़ का, और ईरान का ड्रोन 15 से 45 लाख का। और सबसे बड़ा नुकसान एक और क्या किया ईरान ने कि जॉर्डन का जो सॉल्टी एयरबेस है, वहां के थर्ड रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। ये जो रडार सिस्टम है, थर्ड रडार सिस्टम, ये सऊदी अरब, यूएई हर जगह अमेरिका ने बैठा रखा था। इसकी कीमत है एक रडार सिस्टम की 27,000 करोड़ रुपए। थर्ड रडार सिस्टम जॉर्डन के सॉल्टी एयरबेस का ईरान ने तबाह कर दिया है। अमेरिका के, अब सोचिए, अमेरिका के 2000 से ज्यादा अमेरिका ड्रोन दाग चुका है, 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है, 400 से ज्यादा टॉम हाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है, और एक मिसाइल की कीमत 11 करोड़ रुपए है। और ऐसी मिसाइलें अमेरिका साल में सिर्फ 50 या 60 बना पाता है। 4000 मिसाइलों का, लोग एक्सपर्ट कहते हैं कि 4000 मिसाइलों का उसके पास स्टॉक है। इसके अलावा जो गोला बारूद, विमान, समुद्री जहाज, उनका तो हिसाब ही मत छोड़िए। तो और 200 से ज्यादा तो लड़ाकू विमान इस जंग में तैनात हैं, और 2000 पाउंड वजन के जेबीयू 31 बम गिराए जा चुके हैं, महंगे-महंगे बम। और यही नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान को इतनी इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है? तो यकीन मानिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन ईरान को चीन अपने सैटेलाइट के माध्यम से जारी कर रहा है, सटीक लोकेशन दे रहा है। यही वजह है कि चुन-चुन कर वो अमेरिका के जो भी जैसे कि जहाज हैं, उनके जो सैन्य अड्डे हैं, उनकी सटीक जानकारी चीन और रूस के माध्यम से कहीं न कहीं ईरान को मिल रही है। वरना ये संभव नहीं है कि ईरान अपने हल्के ड्रोन और सस्ते हथियारों से और अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से इतना बड़ा नुकसान करने में सक्षम हो। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि अमेरिका ने उसको वेनेजुएला समझ लिया था। ट्रंप ने इसको वेनेजुएला समझ लिया था। उसे लगा था कि हम हमला करेंगे, खामनेई को मार देंगे, और हम अपने पसंद का वहां पे
सत्ता हुकूमत। हाँ, अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन ये संभव इसलिए नहीं दिख रहा कि आज भी देखिए वहाँ पे आज का जो दिन है, वहाँ पे फिलिस्तीन विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है ईरान में। आज वहाँ के हर शहर में लोग खामनेई का पोस्टर लेकर और अमेरिका के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया में अमेरिका ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि हमने वहां की जनता के समर्थन में एक आताताई सरकार को हटाने की कोशिश की है। लेकिन ये जमीन में ये समर्थन में वहां के सत्ता के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। अब अब क्या रास्ता बचता है? अब रास्ता बचता है कि अमेरिका के पास इस युद्ध में वहां की सत्ता, क्योंकि वो हवाई हमलों से तो वो ईरान में सत्ता नहीं पलट सकता, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। अब उसके पास बचता है कि वो जमीनी लड़ाई लड़े। अब ये है कि क्या ये संभव है? क्या अमेरिका इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है कि ईरान के अंदर घुसकर वो जमीनी लड़ाई में ईरान को हरा पाएगा? उसके लिए उसके पास इतना पैसा कहां से आएगा? क्या वो अपने देश की जनता को इतनी बड़ी मुसीबत में झोंकने के लिए तैयार है? क्योंकि ईरान, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूं कि ईरान के वो बार-बार ये सोच रहा है कि टॉप लीडर्स को मारकर ईरान पे वो कब्जा कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आईआरजीसी ने वहां पे अपना सेटअप बनाया है, वो दसों साल तक इस जंग को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनका जो ढांचा है, वो पूरी तरह से तैयार है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस जंग से आसानी से निकल पाएगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस पूरी लड़ाई से अमेरिका को क्या हासिल होने वाला है। ट्रंप की मुझे तो सीधे-सीधे लग रहा है कि ट्रंप बहुत बुरी तरह अपने बड़बोलेपन में और अपनी सनक में और अपनी दिशाहीन नीतियों की वजह से और कुछ ज्यादा ही उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं एक शासक का, वो कुछ ज्यादा ही जो उन्होंने वादा किया था, जैसा कि आपने शुरू में बताया इंट्रोडक्शन में, कि चुनाव में जाने से पहले ट्रंप ने वादा किया था अपनी जनता से कि मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका को पूर्व राष्ट्राध्यक्षों की तरह किसी जंग में नहीं झोंकेंगे। देश की जनता को किसी भी तरह की महंगाई में, किसी भी तरह के भारी भरकम टैक्स में हम जनता को सुकून, शांति, इस वादे के साथ वो चुनाव में आए थे। 1 साल पहले तक, कुछ महीनों पहले तक तो वो नोबेल पीस पुरस्कार का जुगाड़ लगा रहे थे। आप सोचिए, आपने ईरान के 2000 के आसपास मासूम लोगों को मार दिया। 164 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को आपने स्कूल के ऊपर गिरा दिया, अस्पताल के ऊपर आपने मिसाइल गिरा दी। लगातार वहां के जो नागरिक, जो आम नागरिक रहते हैं, उनके ऊपर बमबारी हो रही है। आप क्या कर रहे हैं और नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि जो भी अमेरिका में, ईरान में जो मारा जा रहा है, वो सब दुनिया की शांति के लिए खतरा है। नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने धन बल के दम पर, अपने जो भी आप टैरिफ का आतंक दिखाकर और जो कुछ आपके पास ताकत है, उन तमाम शक्तियों का इस्तेमाल करके आपने पूरी दुनिया की शांति को, सद्भाव को, सौहार्द को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका को विलेन बनाकर रख दिया है पूरी दुनिया में। ये मुझे साफ-साफ समझ में आता है कि दुनिया की शांति का सबसे बड़ा खलनायक ये जंग, क्योंकि ये जो समस्या ट्रंप के, जो ईरान की जो समस्या थी, जिस परमाणु हथियारों को रोकने की बात थी, वो बातचीत के माध्यम से, दबाव के माध्यम से, प्रतिबंधों के माध्यम से, तमाम तरह के रास्ते थे जिससे ईरान को रोका जा सकता था। और रोकने में दुनिया के देश कामयाब भी थे। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं आपने ईरान की ताकत का एक तो गलत अंदाजा लगाया, पहला। दूसरा, आपकी सनक इतनी बड़ी थी, आपका ईगो इतना बड़ा था कि आपने दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की जान को संकट में खड़ा कर दिया। दुनिया में गैस की और पेट्रोल तेल की चेन सब
चेन सप्लाई को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ईरान ने साफ-साफ कहा है कि हम होर्मुज स्ट्रेट से कोई भी तेल वाहक जहाज को गुजरने नहीं देंगे। सोचिए क्या स्थिति होगी, कैसे दुनिया करेगी? आज भारत में देखिए क्या स्थिति है कि मतलब लोग गैस और तेल की कालाबाज़ारी कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये सब? तो निश्चित तौर पर ट्रंप प्रशासन के ऊपर, अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। ट्रंप बुरी तरह एक ट्रैप में फँस चुके हैं। अब ये कैसे निकलते हैं, ये एक देखने की बात है। कोई भी युद्ध, कोई भी बात होती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो आम आदमी और गरीब आदमी होते हैं। श्रीधर जी, हम ये भी एक चीज़ ज़रा भी हमें ये भी समझाइए कि वो जो लेके चले थे कि रिजीम को बदलेंगे और जनता को नई सरकार देंगे जिससे जनता के हक और हुकूक मिले, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका में विरोध होना शुरू हो चुका है। ये सही है ना? अमेरिका वाले अब नाराज़ हो रहे हैं कि बिल्कुल। क्योंकि भाई देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि ईरान ने ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है कि वो अभी अगले 10 साल तक का सिस्टम उन्होंने तैयार कर दिया है। उस सिस्टम के तहत आप जंग में टिके रह सकते हो। 4 लेयर के उत्तराधिकारी तय हैं, तो आप कैसे सत्ता बदल दोगे? और ज ज ज अमेरिका के अंदर अमेरिका की जनता तो वैसी नहीं है ना। अमेरिका का आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए। न्यूयॉर्क टाइम्स तो लगातार ट्रंप को दिन-रात कोस रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स साफ-साफ कह रहा है कि पूरा खेल ट्रंप के हाथ से निकल चुका है। तो पूरी तरह से वहां की जनता भी इस युद्ध के खिलाफ है। और भाई जनता को एक हर देश को एक शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, अपनी सेफ्टी चाहिए। तो वो सब आपने खतरे में डाल दिया। अभी तो हूती और हिजबुल्लाह जैसा जो इनका संगठन है ईरान का, वो तो अभी एक्टिव ही नहीं किया उसने। और जिस तरह से वो कह रहे थे ना कि जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया कि वहां ईरान की सड़कों पर लोग खामनेई को बदलने के लिए बेताब हैं, वो तो कहीं दिख नहीं रहा है। दिख नहीं कहां रहा। है वो लोग? कहां गए वो लोग जो खामनेई को बदलना चाहते थे रातों रात? और ट्रंप कह रहे थे हमने उनके समर्थन में किया। हैं? बार-बार वो कह रहे थे कि आप अपनी जंग को, ट्रंप कह रहे थे कि आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, मदद रास्ते में है। मदद पहुंच गई। कहां गए वो लोग? आज वही मैं बोल रहा हूं कि आज वहां पर फिलिस्तीन विरोध दिवस मनाया जाता है। ईरान के हर शहर में, लगभग हर शहर में वहां के सत्ता के समर्थन में लोग खामनेई की तस्वीरें, उनके उत्तराधिकारी जो अभी सुप्रीम लीडर बन चुके हैं मुस्तफा खामनेई, उनके समर्थन में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सड़कों पर पोस्टर लेकर सरकार के समर्थन में उतर चुके हैं। तो मैंने बार-बार कहा अब अमेरिका के पास वहाँ की सत्ता को बदलने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि वहाँ के सैनिक ज़मीनी लड़ाई पर उतरें। और ज़मीनी लड़ाई पर उतरना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट है। और उस गुरिल्ला वॉर में वो भले ही आपने ईरान की नौसेना को तबाह कर दिया हो, लेकिन आज की जो खबर है, अगर वो सच है तो ये बहुत दहलाने वाली खबर है कि अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन वापस अमेरिका की तरफ लौट रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान पूरी तरीके से लड़ रहा है, गुरिल्ला वॉर में लड़ रहा है। और जब तो ईरान से इतनी आसानी से तो देखिए ईरान जीत तो नहीं पाएगा इस लड़ाई में अमेरिका से। और अमेरिका भी के लिए भी जीतना इतना आसान नहीं होगा। जीत की क्या परिभाषा होगी? आप कैसे अपनी जीत को परिभाषित करोगे? ईरान का अपना दावा है आज भी कि हम जीत रहे हैं, अमेरिका कह रहा है हम जीत रहे हैं। हाँ, तो जीत की कोई परिभाषा नहीं है। हाँ, ईरान को आपने बहुत नुकसान किया है, बहुत डैमेज किया है, लेकिन अमेरिका का जो नुकसान होगा, वो इससे कई गुना ज़्यादा होगा। आपने अपने खरबों रुपए, अमेरिका को आप बहुत बड़े कर्ज के जाल में धकेलने जा रहे हैं। अमेरिका की जनता पर बहुत बड़ा टैक्स आप लादने जा रहे हैं। आप दुनिया भर के देशों में टैरिफ का आतंक का जाल बिछाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो
सत्ता को बदलने का जो सपना ट्रंप प्रशासन देख रहा है, जैसे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठाकर ले गया, वैसा करता, वैसा होना बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया था और उन्होंने कहा था कि खत्म कर देंगे, मिनट में फुर कर देंगे ईरान को, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कहते हैं कि हर शेर का सवा शेर मौजूद है। भले ही ईरान युद्ध ना जीत पाए, जैसे श्रीधर जी ने कहा कि जब ज़मीनी में आ जाएगा, ज़मीनी लड़ाई का ईरान को बहुत लंबा अनुभव है, इराक के साथ वो लड़ चुके हैं, तो वहाँ पर भी मुसीबत होगी। लेकिन इसमें युद्ध किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होता है, नुकसान होता है। एक इतना बड़ा देश, प्रजातंत्र देश का एक इतना बड़ा नेता एक तानाशाह की तरह बिहेव कर रहा है, जिससे पूरी दुनिया मुश्किल में है। अंत तो सब चीज़ का होता है, अब देखते हैं इस युद्ध का अंत कहाँ तक होगा, जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। श्रीधर जी बहुत-बहुत शुक्रिया और इसी तरह से कुछ इनसाइट्स अंदर की खबरें हमें बताते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।